नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन सीटेट एग्जाम 2024 प्रमुख स्थानों की विशेषताएं। तो कौन कौन से स्थान की क्या क्या विशेषता हैं, आइए देखते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह है भाई इत्र। क्या है? इत्र। इसे कहते हैं भी परफ्यूम, इत्र। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो भाई कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से, तो फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है भाई, कचनार के फूल होते हैं। क्या होते हैं? कचनार के फूल। ये हैं कचनार के फूल। तो इनसे क्या बनती है? सब्जी बनाते हैं यहाँ के लोग। और कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथकली पूछ ले तो वो केरल हो जाएगा भाई, कथक पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। तो मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। तो यहाँ के लोग 3/4 यानी कि 3/4 भाग कहाँ? जंगल में निवास करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है भाई? चावल है। तो मिजोरम की मुख्य फसल पूछे तो चावल। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। तो मिजोरम में भाई बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? झूम खेती या जंप फार्मिंग मिजोरम में होती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं, झूम खेती को। झूम खेती क्या होती है तो इसके बारे में देखा। चेराव नाच। तो भाई चेराव नाच की बात करें तो चेराव नाच क्या होता है? मिजोरम में मनाया जाता है। चेराव लोक नृत्य कहाँ का है भाई? मिजोरम का है। जब यहाँ फसल का काम खत्म हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई केरल। अब केरल की बात करें तो यह है टेपियोका। जैसे आपने देखा होगा भाई, हल्दी है, शकरकंद है, अदरक है, ये जमीन में होती हैं। तो नीचे की तरफ होता है। तो ऐसी जैसे शकरकंद होती है उसी के टाइप से होता है भाई केरल के अंदर टेपियोका। तो केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है और यह एक प्रकार का फल है। क्या है भाई? ये फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपियोका को कप्पा भी कहते हैं। तो टेपियोका जो है इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी कप्पा भी कहा जाता है। और कहाँ के लोग खाते हैं भाई? केरल के लोग खाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई वल्लम। तो वल्लम एक प्रकार की नाव है भाई। वल्लम लकड़ी के बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। तो केरल में भी वल्लम नाव होती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमूमा कहते हैं। चाचा को चिटपन और चाची को कुंजमा कहते हैं। और पिता को अप्पा कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं भाई? अप्पा कहते हैं। केरल से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। तो भी यह है फेरी नाव, यह है वल्लभ नाव। यहाँ केले के फूल की सब्जी बनती है। तो भाई अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो कचनार के फूलों की सब्जी, और केरल में पूछे तो केले के फूल की सब्जी बनती है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। अगला है भाई आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो मुख्तारपुर गांव है भाई, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन कौन सा है? तो इडली, डोसा, वड़ा सांभर, नारियल की चटनी है। तो इडली, डोसा, वड़ा सांभर और नारियल की चटनी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का प्रिय भोजन है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। पोचमपल्ली जिला जो वो तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। तो यहाँ के लोग क्या हैं भाई? अधिकतर बुनकर हैं। ये बुनने का काम करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। तो साड़ियों पर जो बुनाई होती है, जो कढ़ाई होती है, कहाँ होती है? तो पोचमपल्ली में होती है। ये चमकदार साड़ियों के लिए बनते हैं। ये चमकदार साड़ियों के लिए क्या बनाते हैं? उनको जो साड़ियों पर चमक होती है, कढ़ाई होती है, तो कहाँ के लोग बनाते हैं? आंध्र प्रदेश यानी कि पोचमपल्ली।
आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है आबू धाबी। अब आबू धाबी की बात करें तो ये खजूर का वृक्ष, कौन सा भाई, ये खजूर का पेड़ है भाई। ये रेगिस्तानी इलाके में होता है। ये देश रेगिस्तानी इलाके में है। कौन, आबू धाबी। यहाँ की स्थानीय भाषा पूछे तो आपसे भी अरबी भाषा है यहाँ की। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही यहाँ पर कोई नदी है। झील की बात करें, झील तथा तालाब यहाँ पर हैं। यहाँ रेतली जमीन के नीचे तेल होता है और यहाँ खजूर के पेड़ कंजम जत में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। तो रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, तो खजूर का वृक्ष जो है वो रेगिस्तानी इलाके में ही पाया जाता है। और आबू धाबी की करेंसी आपसे पूछ ले, मुद्रा पूछ ले आपसे, तो भैया दिरहम यहाँ की मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है, दिरहम है। वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है भाई, आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। ये देख पा रहे हो आप इमेज में, ये कैसे हैं, रेत के टीले हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, आबू धाबी में पाए जाते हैं। इसलिए आबू धाबी से भारतीय समय जो होता है वो 1 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि 1 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। अगर आबू धाबी में रात के कितने बजे हुए हैं, 9 बजे हैं, रात के 9 बजे हैं, तो भारत के अंदर रात में 10:30 बजे होंगे। यानी कि 1.5 घंटा समय आगे रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मिड डे मील योजना। क्या है मिड डे मील? भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तौर पर गरीब बच्चों को। तो ये देख रहे हैं आप, सरकारी स्कूल के अंदर मिड डे मील खाते हुए बच्चे। इसलिए सरकार द्वारा प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के बच्चों को मुफ्त संतुलित आहार देने की योजना बनाई गई। तो प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं उनके लिए मुफ्त में संतुलित आहार देने की योजना बनाई गई। इसका निर्णय वर्ष 2000 में किया गया था। तो इस बात का निर्णय कब किया गया था, 2001 में, परंतु निर्णय को लागू 2004 में किया गया। इस तरह 2004 में पूरे भारत में सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की गई। मध्यमान भोजन स्कीम देश के 2448 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी भाई। तो मध्यमान योजना कब प्रारंभ की गई थी भाई, 15 अगस्त 1995 को। वर्ष 1997-98 की बात है तक ये कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। यह है मिड डे मील योजना देखी। अब हम बात करें कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार होते हैं, हर जगह कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कर्तन दहन प्रणाली। झूम कृषि की बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में पूछे तो वह दहिया कृषि की जाती है। आंध्र प्रदेश में पूछ ले आपसे तो भाई पोडू या पेड़ा कृषि की जाती है। उड़ीसा में पूछे आपसे तो पामा डामी। झारखंड में अगर आपसे पूछ ले कृषि का नाम तो हो जाएगा भाई कुरुबा कृषि की जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है मिश्र धातु। हम बात करेंगे मिश्र धातु की। तो पीतल किससे बनता है? तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जिंक से बनता है। कांसा की बात करें तो कांसा बनता है तांबा और टिन से। जर्मन सिल्वर की पूछ ले आपसे बात तो फिर तांबा प्लस जिंक प्लस निकिल होता है। इसमें 3 धातुएं होती हैं जर्मन सिल्वर के अंदर। गन मेटल में कौन कौन सी धातु होती हैं? तो तांबा होता है, जिंक होता है और टिन होता है। टांका पूछ ले आपसे, टांका। तो टांका जो होता है आपसे भी टिन और लेड होता है। टांका में क्या होता है? टिन और लेड होता है। मैग्नीलियम की बात करें तो भाई एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है इसमें। एनोडीकरण में पूछ लें तो एल्युमिनियम की परत चढ़ाना, एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है, एनोडीकरण कहते हैं उसे। यसद लेपर क्या होता है? जस्ते की परत चढ़ाना। जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है भाई? यसद लेपन कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें होता है भाई? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? तो चींटी के डंक में और बर्रिया के डंक में क्या होता है भाई? फॉर्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, यानी कि नींबू, ये जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पूछे तो भाई दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछ ले आपसे भाई तो पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपसे पूछे तो विटामिन बी, आंवला, नींबू, कुल सिट्रिक के फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल पूछेगा भाई आपसे भी सीटेट में पूछा जाएगा। जैसे इमली है, अंगूर है और कच्चे आम आदि फलों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें
जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं LPG। अब LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। इसके अंदर होता क्या क्या है भाई? तो ब्यूटेन होती है, आइसोब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है LPG के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और होती है भाई, जैसे स्मेलिंग एजेंट होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है इसमें। इथाइल मरकैप्टन होती है जिसमें जो गंध आती है, स्मेल जो आती है, वो इथाइल मरकैप्टन की आती है इसके अंदर, LPG के अंदर से। इसके अंदर दो दो होती हैं, कौन कौन सी? ब्यूटेन और भाई प्रोपेन, ये आपको याद रखना है। CNG की बात करें, CNG गैस की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका भाई फुल फॉर्म है। C से कंप्रेस, N से नेचुरल और G से गैस हो जाएगा। मीथेन इसमें होती है, इसमें CNG में क्या होती है? मीथेन होती है। अब PNG की बात करें, PNG गैस क्या होता है? तो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है, सेम एज LPG की तरह होती है। कौन? PNG गैस, इसका पूरा नाम है पाइप्ड नेचुरल गैस। आइए आगे देखते हैं भाई पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में है। रंगन दिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये मांड्या कर्नाटक में है। वेदांग वेदांतगल पक्षी विहार ये कांचीपुर तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार ये नेल्लूर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है ये। सलीम अली पक्षी विहार ये चेराव मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। चिल्का झील पक्षी विहार पूछे आपसे तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। कोमारकाम पक्षी विहार या बेबनाथ पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये कोट्टायम केरल के अंदर स्थित है। तो ये थे पक्षी विहार अभ्यारण्य। आइए आगे देखते हैं भाषा। ये भाषा है और जहाँ बोली जाती है वो राज्य है। तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भाई गुजराती भाषा गुजरात के अंदर बोली जाती है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। मराठी भाषा पूछ ले आपसे तो महाराष्ट्र, गोवा है, दमन दीप, दादर नागर हवेली। तो दमन दीप, दादर नागर हवेली, गोवा और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा पूछ ले आपसे तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। तो पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, जलोदभिद की बात करें, किसकी बात करें? जलोदभिद। तो जलोदभिद क्या होती हैं? ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जलोदभिद पौधे। समोदभिद क्या होते हैं भाई? ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाली सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। मरुद्भिद क्या होते हैं भाई? तो मरुद्भिद क्या होती हैं? इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, इन्हें मरुद्भिद कहते हैं। लवणभिद क्या होती हैं? जो पौधे खारे जल वाली जगहों पर पाए जाते हैं उन्हें भी लवणभिद पौधे कहते हैं। अगला है पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। तो पौधों के कुछ भाग होते हैं जिन्हें हम भाई खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे जड़ की बात करें तो मूली, गाजर, चुकंदर और टेपियोका, कप्पा, शकरकंदी, इनका उपयोग हम क्या करते हैं भाई? इनकी जड़ खाते हैं। तना आलू है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है और हल्दी है, ये क्या होती हैं भाई? तना। पत्ती की बात करें तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, इससे भी पत्ती होती हैं, इसकी पत्ती खाने के प्रयोग होती हैं। बीज की बात करें तो चना है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है, धान, मेथी और मक्का, तो इसमें भी क्या खाते हैं? इसका बीज खाते हैं। फूल किसके खाए जाते हैं? जैसे सहजन, केला, कचनार, ब्रोकली, गुलाब, फूलगोभी और सीताफल, इनके भी फूल खाया जाता है। फली की बात करें तो ये मटर की क्या खाई जाती है? फली खाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। अगला है क्या कहाँ से लाया गया है? कौन सी चीज़ें कहाँ से लाई गई है? तो हम बात करें मिर्ची की। मिर्ची कहाँ से आई भाई? तो ये दक्षिण अमेरिका से आई थी मिर्ची। भिंडी की बात करें, भिंडी कहाँ से आई थी? ये अफ्रीका से आई थी भाई। चाय की बात करें तो चाय असम से आई थी। सोयाबीन की बात करें तो ये चीन से आई थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक अवश्य पूछेगा भाई आपसे, एक अवश्य पूछेगा सीटेट एग्जाम के अंदर, एक अवश्य आएगी जुलाई में, देख लेना आप भैया। आइए आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक, यह है रेगिस्तानी ओक वृक्ष, 10 फुट लंबा पौधा होता है।
जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं इस पर, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तने में पानी इकट्ठा रहता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष, यह है अभी खेजड़ी वृक्ष। इसकी दाल दवा बनाने के काम आती है, यानी कि इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। और फलियों की क्या बनती है भैया, सब्जी बनाते हैं। लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु बलिदान दिया था। कचनार के फूल की सब्जी पूछे तो भाई यूपी में हो जाता है। केले के फूल की सब्जी पूछे तो भाई केरल में होती है। और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र के अंदर, केले के फूल की सब्जी केरल के अंदर, कचनार के फूलों की सब्जी यूपी के अंदर, और भाई फलियों की सब्जी बनती है कौन सी, खेजड़ी, राजस्थान के अंदर। आइए आगे देखते हैं। अगला है निफेंथिस। तो यह है निफेंथिस पौधा भाई। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है भाई। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसमें से खुशबू निकलती है। इसमें से क्या निकलती है भाई, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पौधा क्यों खाता है भी कीड़े मकोड़ों को, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए खाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे जैसे डायोनिया और सैंडियो और भाई घटपर्णी निफेंथिस। आइए आगे देखते हैं। अगला है ड्रिप टपक सिंचाई विधि क्या होती है। इस विधि में, ये देख रहे हैं आप इमेज में, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जड़ों क्षेत्रों में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में बाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइन खेत में बिछाई जाती है, और ये खेती ज़्यादातर कहाँ पर हो रही है, तो हरियाणा में हो रही है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है क्रोटॉन पौधे। अब क्रोटॉन पौधा क्या होता है, तो क्रोटॉन पौधे जमीन के बारे में, यानी कि जमीन के बारे में उसकी दिशा को बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। क्रोटॉन पौधों की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। जब मिट्टी सूखेगी तो इस पौधे की पत्तियां भी क्या होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल पौधा होता है, कौन सा, क्रोटॉन पौधा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण कंटेंट था आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।